नमस्कार, मैं प्रियंका राय आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है, उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। कैसे ले आने वाले समय में आंवला के बाग से अधिक फलोत्पादन। बड़चीप विधि से गन्ने की नर्सरी तैयार करने की उन्नत तकनीक। हमारे जिन किसान भाइयों ने आंवला के बाग लगा रखे हैं, उन्हें आने वाले समय में गुणवत्ता युक्त अधिक फलों की प्राप्ति के लिए आंवला के बाग में इस समय कुछ कार्यों को करना बेहद जरूरी है। तो आप आंवला के बाग में कौन कौन से कार्यों को करें, इसकी जानकारी दे रहे हैं विषय विशेषज्ञ अशोक कुमार शर्मा। सबसे पहले हम खरपतवार नियंत्रण की बात करेंगे। पूरे बगीचे की साफ़ सफाई का हमको विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए और जो पेड़ या पौधे हैं उनके आसपास हमको थाला बना के रखना चाहिए ताकि पोषक तत्व अथवा सिंचाई के समय में हम उस थाले का उपयोग कर सकें। बगीचे के अंदर आप रोटावेटर के माध्यम से भी सफाई का अभियान चला सकते हैं अथवा फावड़े के माध्यम से भी आप इसके अंदर सफाई कर सकते हैं। किसान भाइयों, आंवला के बाग में अधिक सिंचाई करने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन यदि आपके पास पर्याप्त सिंचाई जल की उपलब्धता है तो सर्दी के मौसम में 20 से 25 दिन और गर्मी में 10 से 12 दिन के अंतराल पर पौधों की आवश्यकता अनुसार सिंचाई कर सकते हैं। अगर आंवला के बाग में फूल आने लगे हों तो उस समय बाग में सिंचाई बंद कर देना चाहिए। इसके अलावा किसान भाइयों, आंवला के बाग को माहू कीट और गोलमेज कीट द्वारा अधिक नुकसान पहुँचाया जाता है। तो आप इनकी पहचान कर नियंत्रण कैसे करें, आइए जानते हैं। तो किसान भाइयों, हम आंवले के बगीचे में कीट प्रबंधन की बात कर रहे हैं। इसमें सबसे मुख्य रूप से आता है माहू कीट। माहू कीट जो है ये रस चूसने वाला कीट होता है। माहू एक छोटा कीट होता है और जो पौधे या बड़े पेड़ के जो रसीला भाग होता है, जो नाजुक भाग होता है, वहाँ पे ये अपना प्रकोप करता है। इसलिए इसका जो भी प्रकोप होगा वो नाजुक जगहों पे होगा, पत्तियों पे होगा या फलों के सराउंडिंग एरिया में ही इसका प्रकोप होता है। यह माहू का पहचान है और जो गंभीर रूप से हमको नुकसान पहुंचाता है। इसके नियंत्रण के लिए नीम का तेल 5 ml का प्रति लीटर का घोल बना के हम इसका स्प्रे कर सकते हैं या इमिडाक्लोरपिड का 1 ml का 1 लीटर पानी में घोल बना के हम इसका नियंत्रण आसानी से कर सकते हैं। किसान भाइयों, आंवले के खेतों में या आंवले के बगीचे में एक और कीट है जो कि आंवले को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है। उसका नाम है तना पिटिका। ये टहनियों को कमज़ोर करता है। जब टहनियाँ कमज़ोर हो जाएंगी तो उत्पादन और फल छोटे रह जाएंगे, उत्पादन में काफ़ी कमी आ जाएगी। इस कीट के नियंत्रण के लिए सबसे पहले आप कीट ग्रसित भागों को काट कर नष्ट करें। इसके रोकथाम के लिए ट्राइजोफास 1 से 1.5 ml प्रति लीटर के हिसाब से हमको इसका स्प्रे करना चाहिए ताकि इसका नियंत्रण अच्छे से हो सके। आंवला के बाग में मिलीबग कीट का आक्रमण भी होता है, तो इस कीट की पहचान क्या है और इसका नियंत्रण कैसे करना है, आइए जानते हैं। किसान भाइयों, आंवले के खेतों में या बगीचे में जो दूसरा कीट होता है वो होता है मिलीबग। मिलीबग का नुकसान पहुंचाने का तरीका होता है, जो शाखाएं जहां से शुरू होती हैं उस जगहों पे ये रुई के समान दिखाई देने वाला एक कीट होता है, जो दूर से हमको देखने में लगता है कि रुई चिपकी हुई है। जब हम उसके पास जाते हैं, उसको हटाते हैं तो समझ में आता है कि ये कीट है। इसका नियंत्रण के लिए बोर्डो पेस्ट का हम लगा सकते हैं। बोर्डो पेस्ट हम पौधों के तनों पे लगाते हैं या इसके लिए हम दूसरा काम भी कर सकते हैं कि तनों पे ग्रीस या तेल का लेपन कर दें ताकि वो लंबे समय तक चिपचिपा रहे और ये मिलीबग ऊपर ना जा पाए। इसका नियंत्रण करने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है। मिलीबग के नियंत्रण के लिए मोनोक्रोटोफास या ट्राइजोफास
1.5 से 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से पानी में घोल के इसका स्प्रे कर सकते हैं। इसका भी इससे नियंत्रण अच्छा होता है। आंवला के बाग को छाल भक्षक कीट द्वारा भी अधिक हानि होती है, इसलिए आप इस कीट का समय रहते नियंत्रण कैसे करें, आइए जान लेते हैं। इसके बाद आता है छाल खाने वाला कीड़ा। ये छाल खाने वाला कीड़ा हो जो पेड़ के ऊपर की छाल होती है उसको खा के तने के अंदर छेद करके उसके अंदर प्रवेश कर जाता है। जब ये तने में प्रवेश कर जाता है तो इसके पोषक तत्वों का वाहन जो है ऊपर की तरफ नहीं जा पाता है। इससे पौधा कमज़ोर हो जाता है, पूरा पेड़ सूखने लगता है, उत्पादन में बहुत ज़्यादा कमी आती है। इसके रोकथाम के लिए हमको चाहिए कि छाल को खुरच के और जो तने में हमको गड्ढे दिखाई दे रहे हैं उस तने के गड्ढों में रुई के अंदर मिट्टी का तेल लगा के हम उसके अंदर भर दें और ऊपर से गीली मिट्टी से उसको बंद कर दें। एकमात्र इसका यही उपचार है। तो ये थी आपके लिए विशेष जानकारी आंवले के लिए। अगर आप इस तरीके से आंवले का उत्पादन लेंगे या खेती करेंगे तो आपको अधिक उत्पादन मिलेगा और आपको ज़्यादा लाभ होगा। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। गन्ने की खेती अपने राज्य के उत्तरी और दक्षिणी पूर्वी भाग में मुख्य रूप से की जाती है, लेकिन जो किसान गन्ने की बुआई करने की सोच रहे हैं और उनके खेत खाली नहीं हैं, वे किसान गन्ने की समय पर बुआई नहीं कर पाते हैं क्योंकि इस समय खेतों में रबी की फसलें खड़ी रहती हैं। तो आपकी इसी समस्या को देखते हुए आज हम आपके लिए जानकारी लाए हैं गन्ने की बड़चीप विधि से नर्सरी तैयार करने के बारे में, ताकि खेत खाली होने पर आप गन्ने की समय पर रोपाई कर इसके अच्छा उत्पादन ले सके। तो किसान भाइयों, गन्ने की अच्छी पौध प्राप्ति करने के लिए किन किन बातों का ख्याल रखें, आइए जानते हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर नवनीत कुमार से। किसान बंधु, जैसा कि आप लोग जानते हैं, पारंपरिक विधि से गन्ना की बुआई करने के लिए 50 से 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर बीज दर की आवश्यकता होती है। अगर हम बड़ चिप तकनीक अपनाएं तो मात्र 10 से 12 क्विंटल गन्ना से हम 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में गन्ना की रोपाई कर सकते हैं। इसमें ये एक्चुअली ये बीज बचत तकनीक है। इससे 80% तक बीज की बचत होती है। सामान्यतः गन्ने की बुवाई 2-3 आंख वाले सेट्स काटकर कुंड में सीधी की जाती है। इस पद्धति से गन्ने की बुवाई करने के लिए गन्ना के बीज की मात्रा 80 से 100 क्विंटल प्रति हेक्टेयर आवश्यकता होती है। बीज की कटाई, परिवहन, टुकड़े करने, बुआई करने आदि में समय एवं श्रमिकों पर भी अधिक खर्च आता है। किसान गन्ना बीज का उपचार भी प्रभावी तरीके से नहीं कर पाता, जिसके कारण बीज जनित रोगों का प्रभावी नियंत्रण नहीं हो पाता। इन सभी समस्याओं का हल है SRI विधि से गन्ने की नर्सरी तैयार करके बुवाई या रोपाई करना। श्री विधि से गन्ने की खेती। किसान भाइयों, श्री विधि, जिसका पूरा नाम है सिस्टम ऑफ रिन्यूड इंटेंसिफिकेशन, श्री विधि गन्ना उत्पादन की एक तकनीक है। इस विधि के तहत हम गन्ना की नर्सरी पौध ग्रीन हाउस में उगाते हैं और पौधा तैयार होने पर सीधे खेत में रोपाई कर देते हैं। जैसे कोई नया प्रभेद जब निकलता है तो शुरुआत में उसका बीज बहुत कम उपलब्ध होता है, परंतु अगर किसान बंधु बड़ चिप तकनीक अपनाए तो इस विधि से बहुत ही कम बीज में 10 से 12 क्विंटल बीज में 1 हेक्टेयर तक की रोपाई कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा तकनीक है। इसके लिए हम पहले मिक्सचर तैयार करते हैं। इसमें मिट्टी, बालू और कंपोस्ट का बराबर मात्रा को मिलाते हैं। जब मिश्रण तैयार हो जाता है तो इसमें 10 ml क्लोरोपाइरीफॉस प्रति क्विंटल मिश्रण के दर से मिट्टी को उपचारित करते हैं, मिश्रण को उपचारित करते हैं। इस तकनीक से नर्सरी पौध तैयार करने के लिए सबसे पहले उन्नत किस्मों का चुनाव करते हैं। इसके बाद बर्ड काटने वाली मशीन से गन्ने के एक आंख या बर्ड को काट लेते हैं। इसके बाद काटी गई ईंख के आंख को हम फफूंदी नाशक दवा से उपचारित करते हैं। इसके लिए 1 ग्राम कार्बोंडाजिम दवा को प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर बर्ड को 10 से 20 मिनट तक उपचारित करते हैं।
इसके बाद इसे प्लास्टिक के ट्रे में रख देते हैं और उसमें वर्मी कंपोस्ट या केचुआ खाद और कोकपीट का इस्तेमाल करते हैं। कोकपीट के स्थान पर हम पत्तियों के सड़े खाद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके उपरांत हम इसकी समय समय पर सिंचाई करते हैं। या अगर ट्रे उपलब्ध नहीं हो तो मिट्टी पर भी लगाया जा सकता है। बालू की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए। बर्डचिप द्वारा जो पौधा बनाते हैं वो 25 से 30 दिन में तैयार हो जाता है और 25 से 30 दिन के पौधा को आप मेन फील्ड में रोपाई कर सकते हैं। किसान भाइयों, आप प्रो ट्रे के अलावा पॉली बैग में भी गन्ने की स्वस्थ पौध तैयार कर सकते हैं। इस विधि से प्रति हेक्टेयर 20 क्विंटल बीज की आवश्यकता होती है। पॉली बैग में नर्सरी तैयार करने के लिए सर्वप्रथम मिट्टी का मिश्रण तैयार किया जाता है। मिट्टी, बालू तथा गोबर की खाद, कंपोस्ट की खाद बराबर मात्रा में लेकर अच्छी तरह से मिलाते हैं। इस उपचारित मिट्टी के मिश्रण को 5 इंच लंबी और 5 इंच चौड़ी साइज की पॉलीथीन बैग में भरते हैं। पॉलीथीन बैग में चारों ओर तथा नीचे छेद कर देते हैं, जिससे सिंचाई के बाद अतिरिक्त पानी बाहर निकल जाए और गन्ने के टुकड़े सड़ने से बच जाए। नर्सरी तैयार करने के लिए गन्ने के ऊपरी 2/3 भाग को लेकर इसमें से 1 आंख वाले टुकड़े काट लिए जाते हैं। इन कटे हुए टुकड़ों को 50 लीटर पानी में 100 ग्राम कार्बोंडाजिम दवा को मिलाकर घोल तैयार करके 15 से 20 मिनट तक डुबोकर रखा जाता है। इसके बाद कटे हुए उपचारित टुकड़ों को पॉलीथीन बैग में इस प्रकार रखते हैं कि आंख ऊपर की तरफ रहे। तत्पश्चात इसके ऊपर 3 से 4 सेंटीमीटर मिट्टी की तह बिछा देते हैं और एक हल्की सिंचाई कर देते हैं। पॉली बैग नर्सरी में 5 से 6 दिनों के अंतराल पर 2 से 3 बार पानी का छिड़काव करते हैं। 3-4 सप्ताह में अच्छा जमाव हो जाता है और 3 से 4 पत्तियां निकल आती है, जिसकी लंबाई लगभग 6 इंच होती है। इसमें पंक्ति से पंक्ति की दूरी 90 सेंटीमीटर उत्तम है और पौध से पौध की दूरी 45 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अब जैसे ही आप रोपाई करते हैं मुख्य फील्ड में, तो उस समय जस्ट रोपाई के बाद पानी दे दें। पानी देने के बाद 45 सेंटीमीटर की दूरी पर रोपाई कर दें बर्डचिप की। इसमें क्या होता है कि हम चूंकि इसको क्यारी में रोपाई करते हैं, इसलिए पानी का मात्रा भी बहुत कम लगता है और 2 पंक्ति गन्ना के बीच में खरपतवार भी कम निकलता है। इस विधि से गन्ना की खेती करने पर उपज भी ज्यादा होता है। उपज ज्यादा तो होता ही है, चीनी की मात्रा भी उसमें ज्यादा होता है। तो विलंब से भी अगर आप गन्ना लगाते हैं, बर्डचिप विधि से लगाते हैं, तो आपका उपज प्रभावित नहीं होगा। जल जमाव वाले क्षेत्र में भी, जहां जल का जमा होता है, वहां भी आप इस विधि से गन्ना को लगा सकते हैं। कहीं कहीं किसान बंधु गेहूं मुख्य फसल के रूप में लेना ही चाहते हैं। वैसी स्थिति में भी आप जो आगात गेहूं है उसके बाद आप बर्डचिप विधि द्वारा गन्ना लगा सकते हैं। आगे और भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। मौसम विभाग की रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा भारत मौसम विज्ञान विभाग जोधपुर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर आने वाले दिनों में तापमान में वृद्धि होने के साथ साथ मौसम शुष्क रहने की संभावना है। आगामी 2 दिनों में अधिकतम तापमान 37 से 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22 से 23 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि कुसमांड कुल की सब्जियों में लाल भृंग कीट का प्रकोप दिखाई देने पर नियंत्रण के लिए कार्बोरिल 5% धूल 20 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से भुरकाव करें। शुष्क मौसम को देखते हुए किसान भाई गेहूं की फसल में डफ अवस्था पर सिंचाई अवश्य करें।
सरसों की फसल को कटाई के बाद कुछ दिन धूप में सुखाने के बाद थ्रेसिंग करें। जीरे की फसल अभी पकाव की ओर अग्रसर है, अतः उचित पकाव अवस्था पर कटाई कर सुरक्षित स्थान पर रखें। बदलते मौसम और दिन के तापमान में वृद्धि के कारण पशुओं को छाया जगह में रखें। घरेलू मक्खियों और अन्य संक्रमण से बचने के लिए शेड के आसपास साफ सफाई रखें। आइए जानते हैं अन्नदाता निशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से कार्यक्रम में आज जो प्रश्न हमने शामिल किया है उसे पूछा है गांव डेहरा जिला अलवर से जगदीश प्रसाद जी ने। आप लौकी यानी घिया की फसल में अधिक उपज देने वाली उन्नतशील किस्म और इसकी वैज्ञानिक बुआई तकनीक के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो जगदीश प्रसाद जी, आपकी जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का यह है अंश। कद्दू वर्गीय सब्जियों में लौकी का प्रमुख स्थान है। इसके हरे फलों से सब्जी के अलावा मिठाइयाँ, रायता, कोफ्ते, खीर आदि बनाए जाते हैं। इसकी पत्तियां, तने व गूदे से अनेक प्रकार की औषधियां बनाई जाती हैं। मुख्य रूप से इसकी सब्जी बनाई जाती है। जलवायु: लौकी की खेती के लिए गर्म एवं आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। इसकी बुआई गर्मी और वर्षा के समय में की जाती है। भूमि: इसकी खेती विभिन्न प्रकार की भूमियों में की जा सकती है, किंतु उचित जल धारण क्षमता वाली जीवाश्म युक्त हल्की दोमट मिट्टी इसकी सफल खेती के लिए सर्वोत्तम मानी गई है। खेत की तैयारी: खेत की पहली जुताई मिट्टी पलट हल से करनी चाहिए। इसके बाद 2 जुताई कल्टीवेटर से करके पाटा लगाकर खेत को समतल कर लेना चाहिए। लौकी की किस्में: वैसे तो आज के समय में कई तरह की उन्नत प्रजातियों का विकास हो चुका है, जिसे किसान अपनी आवश्यकता के अनुसार बुआई में ले सकते हैं, जो इस प्रकार से हैं। अर्का बहार, पंजाब गोल, पूसा समर प्रोलिफिक राउंड, पूसा समर प्रोलिफिक लांग, पूसा संदेश, पूसा नवीन, पूसा हाइब्रिड 3 दोनों ऋतुओं में खेती की जाती है। फल 60 से 65 दिनों में निकलने लगते हैं। उपज 425 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। बीज की मात्रा: बुआई का समय और विधि के अनुसार बीज की मात्रा निर्भर करती है, जो इस प्रकार है। जनवरी से मार्च वाली फसल के लिए 4 से 6 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। जून से जुलाई वाली फसल के लिए 3 से 4 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। खाद और उर्वरक की मात्रा: किसान भाइयों, मिट्टी की जांच करवाकर खाद और उर्वरक डालना आर्थिक दृष्टि से उपयुक्त रहता है। यदि मृदा की जांच न हो सके तो उस स्थिति में प्रति हेक्टेयर की दर से खाद और उर्वरक इस प्रकार से डालें। गोबर की खाद 20 से 30 टन, नत्रजन 50 किलोग्राम, स्फुर 40 किलोग्राम, पोटाश 40 किलोग्राम। किसान भाइयों, खेत की प्रारंभिक जुताई से पहले गोबर की खाद को समान रूप से ट्रैक्टर या बखर या मिट्टी पलटने वाले हल से जुताई कर देनी चाहिए। नाइट्रोजन की आधी मात्रा और फास्फोरस एवं पोटाश की पूरी मात्रा अंतिम जुताई के समय खेत में डालना चाहिए। नत्रजन की शेष मात्रा को 2 बराबर भागों में बांटकर 2 बार में 4 से 5 पत्तियां निकलने पर और फूल निकलते समय पौधों के चारों ओर देनी चाहिए। बीज उपचार: किसान भाइयों, फसल को कीट रोगों से बचाव के लिए बीज को बुआई से पूर्व फफूंदी नाशी दवा थीरम या कार्बेंडाजिम
2 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से करना चाहिए। बुआई का समय ग्रीष्मकालीन फसल के लिए जनवरी से मार्च, वर्षाकालीन फसल के लिए जून से जुलाई बुआई के लिए सही रहता है। बुआई दूरी पंक्ति से पंक्ति की दूरी 1.5 मीटर और पौधे से पौधे की दूरी 1 मीटर रखते हुए बुआई करना चाहिए। निराई गुड़ाई लौकी की फसल के साथ अनेक तरह के खरपतवार उगाते हैं, अतः इनकी रोकथाम के लिए 2 से 3 बार निराई गुड़ाई करके खेत को खरपतवारों से मुक्त रखें। सिंचाई प्रबंधन ग्रीष्मकालीन फसल के लिए 4 से 5 दिन के अंतर पर सिंचाई की आवश्यकता होती है, जबकि वर्षाकालीन फसल के लिए सिंचाई की आवश्यकता वर्षा न होने पर पड़ती है। फसल सुरक्षा किसान भाई फसल की निरंतर निगरानी करते रहें और कीट रोगों का प्रकोप दिखाई देने पर समय रहते नियंत्रण उपायों को अपनाएं, तो आपकी फसल कीट रोगों से मुक्त रहेगी और अच्छी पैदावार मिलेगी। तुड़ाई फलों की तुड़ाई उनकी जातियों पर निर्भर करती है। फलों को पूर्ण विकसित होने पर कोमल अवस्था में पौधों से तुड़ाई कर लेना चाहिए। उपज लौकी की प्रति हेक्टेयर उपज की बात करें तो जून जुलाई और जनवरी मार्च वाली फसलों से क्रमशः 200 से 250 क्विंटल और 100 से 150 क्विंटल उपज मिलती है। इस प्रकार किसान लौकी की बुआई करके अच्छी पैदावार ले सकते हैं। एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajasthan@news18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800-8892-163 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर मुलाकात होगी कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।